नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दिस समाचार एक्सप्रेस। हाईकोर्ट के दो जजों के कृत्यों ने एक बार फिर न्यायपालिका और संसद को आमने सामने ला खड़ा किया है। मामला इतना बढ़ गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक चिट्ठी ने सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता पर एक झटके में लगाम खींचने की कोशिश की है। जिस जज के अनर्गल बयानों और माफी ना मांगने की हठधर्मिता ने तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को जांच का आदेश देने पर मजबूर किया था, उसी जांच को उपराष्ट्रपति ने रोक दिया और यहीं से शुरू हुआ संसद के विशेषाधिकार और न्यायपालिका की शक्ति के बीच जबरदस्त टकराव। कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। किस संवैधानिक संस्था का दायरा कहां तक है? क्या हर छोटे केस में एसआईटी गठित करने वाली न्यायपालिका अपने ही जजों के खिलाफ जांच शुरू करने से वंचित रह जाएगी, वो भी राज्यसभा की एक चिट्ठी से? और अब अगले ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे अधिकारों का इस्तेमाल अगर कर लिया तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने भी सवालों की फहरिस्त भेज डाली। आइए इस टकराव की हर कड़ी को समझते हैं। पहला मसला तो यही है कि इस खबर में नया क्या है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से पहले जस्टिस शेखर यादव का अनर्गल बयान चर्चे में था, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते फिर रहे थे और मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग कर रहे थे। 8 दिसंबर 2024 में यह घटना घटी थी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के एक कार्यक्रम में भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने दावा किया कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। विपक्षी नेताओं, वकीलों और सामाजिक संगठनों ने इसे संवैधानिक शपथ और न्यायिक निष्पक्षता का उल्लंघन बताया। फिर दूसरा मामला आप जानते हैं, जो अभी हमने जस्टिस यशवंत वर्मा की बात की है। मार्च में यह घटना घटी थी। यह खबर ने न्यायपालिका की साख पर सवाल उठाए थे। दोनों मामले अलग अलग थे, लेकिन इनका असर एक ही था, न्यायपालिका की निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू की, लेकिन संसद और उपराष्ट्रपति की दखल ने इसे संवैधानिक टकराव में बदल दिया है। अब आप समझिए कि आखिर वो कौन सी चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को रुक जाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, क्या वो पूरी तरीके से रुके, वो अभी आप इस रिपोर्ट में आगे समझेंगे। जस्टिस शेखर यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई की। 10 दिसंबर 2024 को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी। 17 दिसंबर को कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को तलब किया और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। वो कॉलेजियम के सामने तो माफी मांगने को तैयार हो गए और वहां कहा भी कि मांग लूंगा, लेकिन बाहर आते ही जस्टिस यादव अपने बयानों से मुकर गए और माफी से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद सीजेआई खन्ना ने जांच समिति गठित करने का फैसला किया, लेकिन 13 फरवरी 2025 को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा था, जजों के आचरण की जांच का अधिकार केवल संसद और राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी आंतरिक जांच संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 124(4), 218 और जज जांच अधिनियम 1968 का हवाला दिया गया। धनखड़ ने यह भी उल्लेख किया कि कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 55 सांसदों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है और यह मामला अब संसद के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चिट्ठी का सम्मान करते हुए जांच रद्द कर दी, लेकिन सवाल उठता है, क्या उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया है? यह एक बड़ा सवाल है और कि इस चिट्ठी की बात अब जाकर सार्वजनिक हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संसद का विशेषाधिकार
जजों के आचरण की जांच को अपने दायरे में रखता है और धनखड़ का पत्र संवैधानिक रूप से वैध था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को मानकर अपनी स्वायत्तता को सीमित करने का संदेश बाहर दे दिया। अब यहां समझिए, मामला यहीं थमा नहीं था। एक केस में रुकना क्या सुप्रीम कोर्ट का ठहर जाना था? अब इस रिपोर्ट में आप आगे समझिए। जस्टिस यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के दबाव में जांच तो रोकी, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जुडिशरी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। सीजीआई खन्ना ने तुरंत कार्रवाई की जब उन्हें जानकारी मिली। 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मांगी गई और 22 मार्च को 3 जजों की समिति गठित की गई। 3 मई 2025 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया। सीजीआई खन्ना ने वर्मा को इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जैसा कि शेखर यादव ने भी इनकार ही कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महाभियोग की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इस पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई ने सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को फिर से स्थापित किया, लेकिन यहां कहानी फिर पलट गई। अब देखिए, उपराष्ट्रपति ने किस तरीके से इनकी इस जांच कमेटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि वो शेखर यादव मामले में सफल हुए थे, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत दिखा रहा था। जस्टिस वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तिलमिला गए। 20 मई 2025 को दिल्ली में एक किताब विमोचन समारोह में धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की समिति को असंवैधानिक और बिना कानूनी आधार का बता दिया। मतलब औचित्यहीन उन्होंने करार दे दिया कि इसके कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, जब 15 करोड़ की नकदी बरामद हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करने का आदेश दिया? क्या जजों को जवाबदेही से छूट है? यह बयान जस्टिस शेखर यादव मामले से जुड़ा भी, क्योंकि धनखड़ साहब तो फरवरी 2025 की चिट्ठी से सुप्रीम कोर्ट की जांच रुकवा दी थी, लेकिन जस्टिस वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की त्वरित कार्रवाई, जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक हो जाना और महाभियोग की सिफारिश ने धनखड़ को फिर से सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। वो सोच रहे थे कि जजों पर कार्रवाई करने का अधिकार संसद के पास ही है, विशेषाधिकार है, वो महाभियोग चला सकते हैं, राष्ट्रपति तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका खत्म हो जाती है। लेकिन वो तिलमिलाए किसी और कारण से थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2025 का फैसला तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं, ऐसे सिचुएशन में इस फैसले ने संवैधानिक संस्थाओं में हलचल पैदा कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन सेट कर दी। इससे एकदम से धनखड़ तिलमिला गए। 18 अप्रैल 2025 को धनखड़ ने दिल्ली में एक समारोह में अनुच्छेद 142 को लोकतंत्र के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल करार दे दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट बन रहा है, राष्ट्रपति और राज्यपालों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, कोर्ट कैसे उनकी शक्तियों पर समय सीमा थोप सकता है। इसके जवाब में राष्ट्रपति भी कहां रुकी थी। जब उनके ऊपर निर्देश जारी हो गया तो उन्होंने भी 15 मई 2025 को अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों की फहरिस्त भेजकर सफाई मांग दी। अब गवई साहब सीजीआई पद की कमान संभाल चुके थे, अब उनके सामने चुनौती है। इन सवालों में पूछा क्या गया, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकता है, जब अनुच्छेद 200 और 201 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है? क्या अनुच्छेद 142 की शक्ति संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदल सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले विधेयक के कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं? राष्ट्रपति की यह फहरिस्त केंद्र सरकार की सलाह पर थी।
जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण मानती थी। धनखड़ और राष्ट्रपति के सवालों ने जस्टिस यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा मामलों को एक बड़े संवैधानिक टकराव का हिस्सा बना दिया है, जहां न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में अब सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वो सामंजस्य कैसे बिठाएं या फिर ऐसे विवाद से कैसे निपटें, यहां समझना पड़ेगा। अब धनखड़ और राष्ट्रपति के सवालों ने सुप्रीम कोर्ट के स्वायत्ता पर फिर से सवाल उठा दिए। जस्टिस गवई इस टकराव से निपटने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे पहला, संवाद। संसद और कार्यपालिका के साथ संवाद बढ़ाकर विशेषाधिकार का सम्मान करना। दूसरा, पारदर्शिता। वीरास्वामी केस के आधार पर एफआईआर जैसे कदमों की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। आचरण कोड, मतलब जजों के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू करना ताकि भविष्य में ऐसे विवाद ना हो। जस्टिस गवई ने 18 मई 2025 को साफ मैसेज दिया था कि देश में सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ संविधान है। यह बयान धनखड़ के संसद सर्वोच्च के दावे का जवाब था। गवई का नेतृत्व इस संकट को अवसर में बदल सकता है। तो साथियों, जस्टिस यादव और वर्मा के कृत्यों ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति की चिट्ठी, राष्ट्रपति के 14 सवाल और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही की जंग यह पूछती है, क्या हमारा संविधान इस टकराव को झेल पाएगा या फिर कोई रास्ता निकले। सीजेआई गवई के पास बड़ा मौका है इस आग को बुझाने का या इसे और भी अलग लेवल पर ले जाने का। लोकतंत्र की जीत संतुलन और संवाद में ही है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।